नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और जापान नैसर्गिक साझेदार हैं। उन्होंने आज टोक्यो में भारतीय समुदाय से कहा कि देश के विकास में जापानी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में छूट की घोषणा की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने विश्व सिने समुदाय को भारत में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मैसूर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग अभ्यास का नेतृत्व करेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने $1 करोड़ 60 लाख का मानवीय सहायता पैकेज देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में 11वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा और आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता के ईडन गार्डन में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं नीलम मलकानिया। भारत जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है और 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वाड सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने की वार्ताओं में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत आज किस तरह वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उदाहरण एनवायरमेंट का भी है। आज क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में भारत ने लोकतंत्र को मजबूत और लचीला बनाया है और ये प्रगति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के साथ भारत का रिश्ता विश्व के लिए सामर्थ्य, सम्मान और साझा संकल्प का संबंध है। टोक्यो में आज शाम भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारत जापान कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष हो रहे हैं और दोनों देश नैसर्गिक साझेदार हैं। हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं। आप भी यहाँ रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसलिए एक प्रकार से इस रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के साथ भारत का रिश्ता महात्मा बुद्ध, ज्ञान और ध्यान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि जापान में रह रहे भारतीयों ने अपनी संस्कृति और परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया है। उन्होंने मातृभूमि के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वो प्रेरक है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय लोगों ने सदैव कर्म भूमि के प्रति असीम प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने धर्म भूमि की जड़ें भी कभी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव असाधारण चुनौतियों से निपटने में सक्षम रहा है।
कोविड महामारी के दौरान जब संपूर्ण विश्व समस्याओं का सामना कर रहा था तो भारत स्वदेश में बनी वैक्सीन के साथ आगे आया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है। भारत के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए आरोग्य केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख जापानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत में कपड़ा क्षेत्र में खुदरा विक्रेता के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए जापानी कपड़ों के ब्रांड फास्ट रिटेलिंग यूनिक्लो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तदाशी यानाई से मुलाकात की। दोनों ने भारत में यूनिक्लो की बढ़ती उपस्थिति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत भारत में कपड़ा तैयार करने के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी कल क्वाड शिखर बैठक में भाग लेंगे। श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में उच्च स्तरीय संवाद जारी रखने और परस्पर संबंधों को आगे ले जाने के बारे में विचार विमर्श होगा। भारत और अमेरिका ने आज जापान के तोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता किया। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नेथन ने हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में निवेश समर्थन उपलब्ध कराने के लिए निगम $4 अरब के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। निगम ने कोविड वैक्सीन विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त पोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, वित्तीय समावेश और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश समर्थन उपलब्ध कराया है। ये निवेश प्रोत्साहन समझौता दोनों देशों के बीच 1997 के समझौते का स्थान लेगा। विकास वित्त निगम के अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में छूट की घोषणा की है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत है। अब तक यदि कोई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाता था तो उसके निकट संबंधी को परिवार पेंशन नहीं मिलती थी। अब सेवाकाल के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल किसी सरकारी कर्मचारी के लापता होने के सभी मामलों में परिवार पेंशन के लाभ तुरंत उसके परिवार को दिए जाएंगे। लापता व्यक्ति का पता चलने और सेवा फिर शुरू करने के मामले में परिवार पेंशन के रूप में दी गई पूरी राशि संबंधित कर्मचारी के वेतन से काटी जा सकती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे उन क्षेत्रों में विशेष रूप से बड़ी राहत मिलेगी जहां सरकारी कर्मचारियों के लापता होने के समाचार अक्सर आते रहते हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वैश्विक फिल्म समुदाय को भारत में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने भारत में विभिन्न फिल्मोत्सवों में भी शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में ये बात कही। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष भारत में 20 से अधिक भाषाओं में विश्व की सबसे अधिक फिल्में बनती हैं। उन्होंने कहा कि 1 अरब से अधिक दर्शकों के साथ भारत विश्व का बड़ा बाजार है। डॉक्टर मुरुगन ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि 2014 के बाद फिल्म उद्योग के लाभ के लिए अनेक पहल की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने के लिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स की सहायता की है। उन्होंने कहा कि भाषा अब कोई बाधा नहीं है और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रही है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में डिजिटल क्षेत्र में बड़ा कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और महत्वपूर्ण सुधार जारी रखने की प्रतिबद्धता देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन से अलग सत्र में श्री अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में हाल के वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जो आने वाले कई दशकों तक भारत को विकास पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या
क्या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और जापान नैसर्गिक साझेदार हैं। उन्होंने आज टोक्यो में भारतीय समुदाय से कहा कि देश के विकास में जापानी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में छूट की घोषणा की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने विश्व सिने समुदाय को भारत में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मैसूरू में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग अभ्यास का नेतृत्व करेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने $1.60 के मानवीय सहायता पैकेज देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में 11वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। और आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता के ईडन गार्डन में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित किया जाएगा और इस बार मुख्य कार्यक्रम मैसूर में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसलिए देश में 75 प्रमुख स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। अगली 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम मनाने जा रहा है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज योगा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया का एक बहुत लोकप्रिय एक प्रैक्टिस बन चुका है और दुनिया ने पिछली 7 बार 7 टाइम सुनिष्ठापूर्वक मनाया है। इस बार भी हमारी तरफ से इसी कार्यक्रम को सफलपूर्वक मनाने के लिए हम लगे हुए हैं। मैसूर में मुख्य कार्यक्रम के अलावा एक अन्य आकर्षण गार्जियन रिंग होगा, जो एक रिले योग स्ट्रीमिंग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसकी एक साथ स्ट्रीमिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। राज्यपाल आनंदीबेन ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभिभाषण समाप्त होते ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये सत्र 31 मई तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट बृहस्पतिवार को सदन में पेश करेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पर वैट में मामूली कटौती के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार की आलोचना की है। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने कहा कि ईंधन के मूल्य पर वैट घटाने की घोषणा दिखावा मात्र है। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए श्री उपाध्ये ने मांग की कि राज्य सरकार शराब की तरह पेट्रोल और डीजल पर वैट में 50% कटौती करे। श्री उपाध्ये ने कहा कि सरकार को ईंधन के मूल्य पर वैट घटाने की घोषणा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस संबंध में सरकारी संकल्प जारी करना चाहिए। कल राज्य सरकार ने पेट्रोल पर वैट ₹2.08 और डीजल पर ₹1.44 घटाने की घोषणा की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राज्य नागरिक उड्डयन विभाग को मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनाडा
अमेरिका और ब्रिटेन के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ तुरंत समन्वय करने का निर्देश दिया। वर्तमान में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई और शारजाह के लिए संचालित हैं। आम लोगों की समस्याओं को सुनने और जमीनी स्तर की केंद्र तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिक्रिया लेने के लिए केंद्रीय विद्युत तथा भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत सांबा जिले की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे। श्री गुर्जर ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की। यहाँ के जिला उपायुक्त, यहाँ के दूसरे तमाम विभागों के अधिकारी हमारे साथ हैं, चाहे बिजली का मामला है, चाहे सड़कों का मामला है, चाहे पीने के पानी का मामला है, चाहे नगर पालिका की समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं, उन सब पर बातचीत हुई है और समय पर कैसे उनको पूरा किया जाए उस बारे में आज चर्चा हुई। चीन में श्रीलंका के राजदूत डॉक्टर पलिता टीबी कोहोना ने वर्तमान कठिन घड़ी में श्रीलंका की सहायता के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। वे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में पेइचिंग में भारतीय दूतावास में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर कोहोना ने कहा कि श्रीलंका के अनेक नेताओं ने भारत से प्रेरणा ली है। उन्होंने आशा प्रकट की कि दोनों देशों के बीच सहयोग इसी तरह जारी रहेगा। श्रीलंका इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। डॉक्टर कलिता ने आशा प्रकट की कि इस स्थिति में श्रीलंका की सहायता करने वाले मित्र देशों में भारत शामिल रहेगा। उन्होंने इस अवसर पर भारत के साथ प्राचीन काल से ही चले आ रहे सांस्कृतिक और सभ्यता परक रिश्तों का भी स्मरण किया। पिछले सप्ताह $1 करोड़ 60 लाख का मानवीय सहायता पैकेज भारत से श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंका में अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट में आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर करने के लिए ये सहायता भेजी गई है। इसके अतिरिक्त भारत ने शनिवार को ऋण सुविधा के अंतर्गत श्रीलंका में 40,000 मीट्रिक टन डीजल भी भेजा। पिछले महीने भारत ने ईंधन आयात करने में श्रीलंका की सहायता के लिए $50 करोड़ की ऋण सहायता दी थी। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण श्रीलंका आयात के लिए भुगतान के संकट से जूझ रहा है। चीन के पेइचिंग में भारतीय दूतावास, हांगकांग, शंघाई और ग्वांगझू में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास पर आधारित नाटक द अवध क्वाट्रेन का मंचन किया गया। इस नाटक में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1857 के संघर्ष को दिखाया गया। इस कार्यक्रम में चीन में बांग्लादेश और श्रीलंका के राजदूत तथा नेपाली दूतावास के उप प्रमुख भी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वतंत्रता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना ला रहे हैं इस स्वतंत्रता जय भारताम्बेक्की वंदनम। मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में 2 बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया। उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया।
मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया। त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया। वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे। मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था। हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय देखने के बाद श्री शाह ने ट्विटर पर कहा कि श्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थापित किया है।
उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय के माध्यम से नागरिक देश की सुरक्षा, एकता और विकास के लिए सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को जान सकेंगे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की थल डीडीहाट सड़क पर एक वाहन के खाई में गिर जाने से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के एक सहायक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना कल देर रात उस समय हुई जब वाहन पर चालक का नियंत्रण खो जाने के बाद वाहन गहरी खाई में जा गिरा। इस बीच उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब तक 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री पूजा अर्चना कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केदारनाथ की यात्रा पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूर्वाह्न में खराब मौसम के कारण तीर्थयात्रा कुछ घंटों के लिए रुकी रही। उन्होंने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार में आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.1% यानी कि 38 अंक नीचे आकर 54,289 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज 0.3% यानी कि 51 अंकों की गिरावट के साथ 16,215 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 18 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 77 रुपए 52 पैसे पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के अनुबंध वाला सोना आज 151 रुपए घटकर 51,067 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ जुलाई अनुबंध वाली चांदी 281 रुपए की तेजी के साथ 61,700 रुपए प्रति किलो के स्तर पर जा पहुंची। 11वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया है। कार्ती सेल्वम ने 9वें मिनट में एकमात्र गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। वहीं मैच के अंतिम क्षणों में पाकिस्तान ने गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। भारत का अगला मुकाबला कल जापान से और बृहस्पतिवार को इंडोनेशिया से होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 14 मैचों में 20 अंकों के साथ पहले, जबकि राजस्थान रॉयल्स 14 मैचों में 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल तक अनेक क्षेत्रों में वर्षा होगी। अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम बारिश हो सकती है। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने तथा मध्यम बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 20 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। जम्मू, लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी चलने या गरज के साथ बारिश की संभावना है। गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और जापान नैसर्गिक साझेदार हैं। उन्होंने आज टोक्यो में भारतीय समुदाय से कहा कि देश के विकास में जापानी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों में छूट की घोषणा की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने विश्व सिने समुदाय को भारत में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मैसूर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग अभ्यास का नेतृत्व करेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने $1 करोड़ 60 लाख का मानवीय सहायता पैकेज देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में 11वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा और आईपीएल क्रिकेट में
कल कोलकाता के ईडन गार्डन में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।